जेईई मेन 2025 के क्वेश्चंस रेडॉक्स रिएक्शन में जनवरी और अप्रैल शिफ्ट से मोर अपडेट्स के लिए कैम टाइट को सब्सक्राइब करो और गौरव रॉय को सब्सक्राइब करो। सो जैन शिफ्ट के क्वेश्चंस कुछ 4-5 है, जो लेबल आ रहा है वो कंपैरेटिवली इजियर है, तो सभी लोगों को कर लेना है इस चैप्टर को। तो मीथेन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट की तो CO2 में कन्वर्ट हो गई, ठीक है। तो अभी हम और भी रिएक्शन देख लेते हैं। NaH है जो सोडियम और हाइड्रोजन में डिकम्पोज हो गया। अच्छा, तो ये तो सीधा सीधा डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गया, मतलब B3 से मैच हो रहा है। तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं, B3 से वेनेडियम पेंटाऑक्साइड कैल्शियम के साथ रिएक्ट करके डिस्प्लेस हो रहा है, देखो। तो ये डिस्प्लेस रिएक्शन हो गई, मतलब 4 नंबर। तो C4 से तो ये गलत हो गया, C4। तो बेसिकली आंसर तो यही मिल गया, बट फिर भी बाकी चेक कर लेते हैं। ये हाइड्रोजन परऑक्साइड है, हाँ, ऑक्सीजन O2 में बिल्कुल डिस्प्रपोर्शन हो रहा है। एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन इज कॉल्ड डिस्प्रपोर्शन। तो ये हो गया 1 से मैच, तो आंसर हो जाएगा 4। एंड A मैच हो गया 2 से, कॉम्बिनेशन बिल्कुल ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होके रिएक्शन दे रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहे हैं द स्पीशीज व्हिच डज नॉट अंडरगो डिस्प्रपोर्शन। देखो, डिस्प्रपोर्शन में सिर्फ वही जा सकते हैं जो अपनी लोअर ऑक्सीडेशन नंबर और हायर ऑक्सीडेशन नंबर के बीच में हो। तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, उसका ग्रुप नंबर या फिर उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। जो मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन -8। तो अगर कोई एलिमेंट इन दोनों के बीच में आ रहा है तो वो डिस्प्रपोर्शन दे सकता है, अगर एक्सट्रीम टच कर रहा है तो नहीं दे पाता है। तो यहाँ पे क्लोरीन कॉमन है हर जगह, मतलब क्लोरीन का नंबर निकालना है, तो निकाल लेते हैं X-2। इसकी ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगी X = 5। तो अब देखो 5 है, अगर क्लोरीन का बैलेंस इलेक्ट्रॉन देखें तो 7 है, और यहाँ पे 7 - 8 -1 हो जाएगा, मतलब इस ये -1 से +7 की रेंज तक चल रहा है। तो +5 जो है वो दोनों तरफ जा सकता है, इस तरफ भी जा सकता है, इस तरफ भी जा सकता है, मतलब वो डिस्प्रोपोर्शन कर सकता है। वो ऑक्सीडाइज भी हो सकता है और रिड्यूस भी हो सकता है। अब सेकंड को देख लेते हैं, X - 2 = -1। तो X = क्या आ गया, 1। नंबर 1 भी क्या हो सकता है, दोनों तरफ जा सकता है, रेंज तो यही है -1 से +7। तीसरे को देखते हैं, X - 2 X - 4 = -1, सो X = 3 आ गया। ओ, ये भी दोनों तरफ मूव करेगा, तो ये भी चला जाएगा डिस्प्रपोर्शन पे। तो आंसर यही होना चाहिए, क्रॉस चेक कर लेते हैं। X - 8 = -1, सो X = 7। यस, बिल्कुल ये एक्सट्रीम को टच कर गया है, देखो। तो अभी दोनों तरफ नहीं आ सकता, उसको वापस ही आना होगा। तो खुद को रिड्यूस करेगा तो दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। और डिस्प्रपोर्शन में उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिव एजेंट दोनों होना पड़ता है, तब जाके रिएक्शन सेटिस्फाई होती है। तो आंसर 4 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। स्टेटमेंट बड़े हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम क्वेश्चन देख के डर जाएं। उसको ठीक से पढ़ो, समझो और फिर करते हैं ना। इन द ऑक्सिलिक एसिड KMnO4 एसिडिक मीडियम में दिया हुआ है, टाइट्रेटिंग द सॉल्यूशन नीड टू बी हीटेड इनिशियली to 60 degree, but no heating is required in ferrous ammonium sulfate versus KMnO4 in H2SO4। ठीक है, एसिडिक मीडियम में नहीं जरूरत है, तो बेसिकली ये सही है, क्योंकि इसकी एक्टिवेशन एनर्जी हायर होती है फर्स्ट केस में, तो इसलिए हीट की जरूरत होती है। जब एक्टिवेशन एनर्जी कम होती है तो हीट की जरूरत नहीं होती है, तो ये राइट है स्टेटमेंट। सेकेंड स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। ऑक्सिलिक एसिड KMnO4, the initial formation MnSO4 take place at high temperature, ठीक है, which then act as catalyst। ये सही है, Mn+2 is acting as a catalyst for further reaction। In case of FAS versus KMnO4, heating oxidize +2 into +3। ये बिल्कुल सही है, Mn+2 कैटलिस्ट की तरह काम करने लगता है, that is called induced catalyst, जो खुद ही फॉर्म होके खुद ही के रिएक्शन को फास्टर कर देता है। तो बेसिकली दोनों स्टेटमेंट राइट हो गए, तो हमारा आंसर हो जाएगा 2, that both statements are right। 0.m Ki react in excess of H2SO4 with KiO3 according to this equation। Identify current। Okay, तो चारों ऑप्शन दिए, मतलब ऑप्शन के साथ जाना ठीक रहेगा, रादर कि हम उसको अलग से सॉल्व करें। तो इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट लगाते हैं, इक्विवेलेंट मोल्स ऑफ Ki इज इक्वल टू इक्विवेलेंट मोल्स ऑफ KiO3। अब इक्विवेलेंट मोल्स के बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, लेकिन हम 2 फॉर्मूले यहाँ यूज कर रहे हैं, मोल्स इंटू n फैक्टर और दूसरा मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इंटू n फैक्टर। इसके अलावा नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम भी होता है, और गिवन मास डिवाइड बाय द इक्विवेलेंट मास भी होता है। वाइजली चूज करना होता है कौन सा फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे।
जो भी गिवन थिंग्स है उसके अकॉर्डिंगली हम चूज कर लेंगे। मोलारिटी गिवन है तो हम मोलारिटी वाले फॉर्मूले को प्रायोरिटी दे देंगे। अब क्वेश्चन कह रहा है कि 200 ml ऑफ KI रिएक्ट विद दिस, चेक कर लेते हैं। तो इक्विवेलेंट मोल्स अब 200 ml है और KI की मोलारिटी दी हुई है, तो हम ये वाला फॉर्मूला डालेंगे, दैट इज द मोलारिटी इंटू वॉल्यूम इंटू n फैक्टर। चलो वैल्यू पुट करते हैं। मोलारिटी होगी 0.1, वॉल्यूम हो गया 200, KI का n फैक्टर चल रहा है -1 से 0, तो n फैक्टर 1 चल रहा है, और इसमें चार्ज आ रहा है +5 का 0, तो इसमें n फैक्टर चल रहा है 5 इलेक्ट्रॉन का। और इसके देख लेते हैं इक्विवेलेंट मोल्स, इसके ऑलरेडी मोल गिवन है तो हम मोल वाला फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, ये वाला। तो ये हो गया मोल्स इंटू n फैक्टर कितना है 5, ये 20, ये भी 20, ओके, तो दोनों बराबर हो गए, मतलब ये तो सही हो गया हमारा, ये तो सही आ गया। चलो तो ए ऑप्शन ये भी है और ये भी है, तो अब डी और बी में चेक कर लेते हैं। बी में गिवन है H2SO4, H2SO4 से कुछ लेना देना ही नहीं है क्योंकि वो तो मीडियम ही है बस। तो हमारे पास ऑप्शन अब डी बच रहा है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ द KiO3 मॉलिक्यूलर वेट बाय 5, बिल्कुल सही है, ये ए और डी आंसर हो गया, क्योंकि इक्विवेलेंट मास क्या होता है, मोलर मास ग्राम मॉलिक्यूलर मास बाय n फैक्टर, और n फैक्टर कितना चल रहा था, 5 चल रहा था। आंसर हो गया ए एंड डी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। CO2 gas was kept in a sealed container, pressure 180 atm and 273 Kelvin. The entire amount of CO2 was later passed through the solution of calcium hydroxide. The excess unreacted calcium hydroxide later neutralized by HCl. If the volume of the sealed container CO2 was X, then X की वैल्यू निकालनी है CC में। ठीक है भाई, इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट लगाएंगे, इक्विवेलेंट मोल्स ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि इसी की वैल्यू दी है, और CO2 में HCl में हम HCl को चूज कर लेंगे क्योंकि इसी का वैल्यू दिया हुआ है, और बाय डिफॉल्ट सबके इक्विवेलेंट मोल्स बराबर होते हैं रिएक्शन में, तो हमें इसके मोल्स इंटू n फैक्टर 2 है, कैल्शियम के ऊपर चार्ज +2 का होता है, इसमें हम मोलारिटी इंटू वॉल्यूम इंटू n फैक्टर लगा देते हैं। तो मोलारिटी 0.1 दी हुई है, वॉल्यूम देखो 40 दिया हुआ है, n फैक्टर 1 है, तो हमारा आंसर आ गया कैलकुलेशन करके। मोल्स आ गए हमारे पास 2 इंटू 10⁻³ तो मोल्स गिवन वॉल्यूम डिवाइड बाय द मोलर वॉल्यूम होता है 22.4। ऑन कैलकुलेशन यू विल गेट वॉल्यूम शुड बी इज इक्वल टू 44.8 ml, जिसको हम सीसी भी लिख सकते हैं, सेंटीमीटर क्यूब। ओके, आंसर सीसी में पूछा था, तो आंसर हो गया 44.8। तो ये क्वेश्चन 1 है, अप्रैल शिफ्ट के क्वेश्चन है। तो अप्रैल शिफ्ट में बेसिकली एक ही क्वेश्चन आया हुआ है, तो वेटेज के हिसाब से देखें तो बहुत कम है, लेकिन ईजी है क्वेश्चंस। तो रीड आउट करते हैं। कंपाउंड दैट शुड नॉट यूज एज अ प्राइमरी स्टैंडर्ड। अब देखो, प्राइमरी स्टैंडर्ड जब भी वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस या टाइट्रेशन में यूज होता है तो उसको एक तो प्योर होना है, दूसरा स्टेबल होना है, तो ये शुड नॉट पूछा गया है। तो शुड नॉट में अब हमें देखना जरूरी है कि कौन से स्टेबल है। तो Na2 क्रोमेट, सोडियम क्रोमेट तो अनस्टेबल है और हाइग्रोस्कोपिक भी है, तो इसके तो चांस ही खत्म हो गया। ऑक्जेलिक एसिड भी अनस्टेबल है, NaOH भी हाइग्रोस्कोपिक है तो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है। FeSO4 6H2 अनस्टेबल है, ऑक्सीडाइज हो जाता है, तो एक्चुअली ये आंसर्स हमारे नहीं प्रेजेंट होने वाले। सोडियम टेट्राब्रोमेट ये एक हो सकता है प्राइमरी स्टैंडर्ड का, क्योंकि ये स्टेबल है और प्योर फॉर्म में अवेलेबल है। तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं कौन सा बेस्ट सूटेबल ऑप्शन है। बेसिकली हमारा A, C और D बेस्ट हो सकता है। B ऑक्जेलिक एसिड इज वीक एसिड, हम यूज नहीं करते हैं, तो B, D गलत हो गए। D, E मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर चेक करना है, ठीक है। तो A, C, D यहाँ दिख रहा है। A, C, D जो है ये एक ही ऑप्शन है जिसने 3 को कवर कर रखा है, बाकी में नहीं कर रखा है। E वाले तो वैसे ही आउट हो गए थे, तो हमारा आंसर हो जाएगा 4, ये आंसर। तो ये हो गए तुम्हारे रेडॉक्स के क्वेश्चन। और अपडेट के लिए कैम टाइट को सब्सक्राइब करो, गौरव रॉय को सब्सक्राइब करो, और भी चैप्टर्स अभी आने वाले हैं। सो कीप डूइंग प्रैक्टिस, कीप गोइंग, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।